नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 3। स्कूल का ज़माना बीता, कॉलेज का ज़माना आया। चोटी, जनेऊ, पैजामा रुखसत हुए, पतलून आ गई। सिर पर हैट रखने के दिनों की प्रतीक्षा होने लगी। घर वालों की ओर से साइकिल मैट्रिक पास करने का दूसरा सर्टिफिकेट होता है, और जब साइकिल नीचे आ जाए तो सिनेमा जाने के लिए घर वालों से पूछने की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। उन दिनों रावलपिंडी शहर की अहमियत अंग्रेज़ी फ़ौजों की बड़ी छावनी होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। लोगों की सोच की शक्ति भी सीमित थी। शिक्षित वर्ग का शरीर तो शहर में था, पर मन कैंटोनमेंट और सिविल लाइंस के एकांत, स्वस्थ और सभ्य वातावरण में घूमता था। स्वदेशी पोशाक, स्वदेशी खुराक, स्वदेशी रहन सहन शिक्षित वर्ग की दृष्टि में किसी न किसी मात्रा में घटिया और पिछड़ेपन की वस्तुएं थीं। आदमी उनसे जितना ही दूर हट जाए उतनी ही उसकी इज्जत बढ़ती थी, और जिस रास्ते पर कॉलेज के प्रोफेसर चलें, विद्यार्थियों को भी तो उसी रास्ते पर चलना था। सदर के सिनेमाघर साफ सुथरे और शानदार थे। उनमें अंग्रेज़ी फिल्में दिखाई जाती थीं और देखने वालों की बहुसंख्या भी अंग्रेज़ों की थी। अगर किस्मत अच्छी हो तो किसी दिन कोई सुनहरी रूप सुंदरी भी साथ की सीट पर आ बैठती थी। जितनी फिल्में तिलिस्मी, उतना ही सिनेमाघरों का वातावरण अलौकिक, रोमांचक और मादक। गोरी मेमों के लिबास उनके सुडौल जिस्मों से कितना न्याय करते हुए प्रतीत होते थे। किस मुक्त भाव से वो अपने प्रेमियों के बाहुपाश में आ सिमटती थीं। चुंबन देने के लिए वो किसी उतावलेपन से लिफ लिफ जाती थीं। कोई भी विलायती फिल्म देखने के बाद कई कई दिन उसकी खुमारी सी चढ़ी रहती थी। डोलोरस कॉस्टेलो फिल्म के उस खामोश युग की एक जगमगाती तारिका थी। जॉन बैरिमर के साथ उनकी जोड़ी खूब जंचती थी। बहुत सी फिल्मों में वो साथ साथ आते थे। उनके प्रेम दृश्य विशेष रूप से उत्तेजक हुआ करते थे। राजकुमारी के रूप में डोलोरस रात की गहरी नींद में सोई पड़ी है। अचानक आकाश में बादल घिर आते हैं और जोर से बिजली कड़कती है। डरी हुई डोलोरस अपने स्लीपिंग गाउन में ही उठकर कमरे से बाहर दौड़ आती है। बालों के साथ साथ होश-हवास भी बिखरे बिखरे हैं। बाहर बरामदे में जॉन, एक जांबाज बहादुर, किले का बांका अफसर, उसकी घात में खड़ा है। दिन में डोलोरस ने सारी उम्र उसका मुंह न देखने की कसम खाई थी, पर अब सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में सिमट गई है। जॉन बैरीमोर ने अपने विशेष विजयी अंदाज में कैमरा बिल्कुल निकट आ जाने की प्रतीक्षा की, ताकि पर्दे पर केवल उन दोनों के चेहरे ही रह जाएं। और फिर उसने डोलोरस का निचला होठ अपने होठों में समेट लिया। वो लंबा चुंबन अब भी कभी कभी मेरी यादों में बिजलियां चमका जाता है। प्रेले गज़ेट, पिक्चर ग्रोवर और दूसरी फिल्मी पत्रिकाओं में जॉन के प्रेम दृश्यों की तकनीक पर लंबे लंबे लेख छपते थे। हम उन्हें बड़े गौर से पढ़ते और उन पर लंबे लंबे तस्करे करते। परंतु माता पिता के सामने हम इन फिल्मों के ऊंचे नैतिक स्तर और आदर्शों का ही जिक्र करते थे। हम कहते थे कि वो संसार के प्रसिद्ध साहित्यकारों विक्टर ह्यूगो, चार्ल्स डिकेंस, अलेक्जेंडर ड्यूमा और वॉल्टर स्कॉट की महान रचनाओं के आधार पर बनाई जाती थीं। फिर वार्तालाप और कहानी के बारे में बताने के लिए पर्दे पर अंग्रेजी में लिखे टाइटल आ जाते थे। इस प्रकार मनोरंजन के साथ साथ अभ्यास भी हो जाता था। अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने का ये बहुत बढ़िया साधन था। ऐसी दलीलें सुनकर माता पिता चुप अवश्य हो जाते थे, पर उनकी तसल्ली नहीं होती थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता था कि मनोरंजन करने वाली कोई भी चीज़ इतनी निर्दोष हो सकती है। फिल्मों में केवल रोमांस का पहलू ही प्रभावित करने वाला नहीं होता था, जांबाजी के दृश्य भी तड़पा जाते थे। कॉसेक्स नाम की फिल्म में जॉन गिलबर्ट ने तलवारबाजी और घुड़सवारी के ऐसे बेशुमार करतब दिखाए कि अगले ही दिन सब विद्यार्थियों ने रूसी फैशन की मोटी मोटी गोल गोल नाक तक लटकती फर वाली टोपियां सिलवा लीं, जो कई वर्ष पिंडी में फैशन बनी रहीं। हीरो के बहादुरी के करतब देखकर बाहर निकलते ही स्वयं भी कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए मन मचल उठता था, पर लाचार होकर साइकिल चलाने के अलावा मन की भड़ास निकालने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाता था। जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी हैं। सदर के सिनेमाघरों की एक खराबी सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। हर शो के बाद गॉड सेव द किंग के लिए खड़े हो जाना पड़ता था, जो सारी जमात के सामने अपने मुंह पर स्वयं थप्पड़ मारने वाली सज़ा की तरह था। एक बार मेरे एक मित्र ने
उठने में थोड़ी ढील की तो पीछे से कड़ाक करता हुआ एक गोरे का डंडा उसके सिर पर आकर लगा। ऐसे अपमान दिन प्रतिदिन सहने पड़ते थे। और एक दिन मैं वही पोस्तीन की गोल टोपी पहने जो आम लोगों को दूर से बड़ी अजीब लगती थी, पर जिसमें मेरे मित्रों के कथनानुसार, बल्कि खुद आईना भी गवाह था, मैं हूबहू जॉन गिलबर्ट दिखाई देता था। मैं मॉल रोड पर बेतहाशा साइकिल दौड़ाए जा रहा था। उस दिन वाली फिल्म में गिलबर्ट ने घुड़सवारी की जगह स्कीइंग के कमाल दिखाए थे। फिल्म के अंत में उसकी प्रेमिका की बेवफाई का रहस्य खुल गया था। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वो स्कीयों पर पांव धरे बर्फ से ढके पहाड़ों को चीरता हुआ अपनी भोली भाली देवी स्वरूप पत्नी के पास जा पहुंचा था। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी तेज स्कीएं या घोड़ा हीरो को दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल क्लोजअप ही हीरो के होते हैं और वो बड़ी आसानी से स्टूडियो के भीतर ही लिए जाते हैं। लॉन्ग और मीडियम शॉट्स के लिए, जिनमें शक्ल पहचानना मुश्किल होती है, हीरो के स्थान पर कोई दूसरा आदमी ले लेता है जिसे घोड़ा दौड़ाना और स्की करना सचमुच में आता हो, और उसे भी सिर धड़ की बाजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। शूटिंग करते वक्त कैमरे की रफ्तार थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। पर्दे पर तस्वीरें खुद ही दोगुनी चौगुनी रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। इन्हें ट्रिक शॉट कहते हैं। तलवारबाजी, पिस्तौलबाजी, मुक्केबाजी, आंधी, तूफान, भूचाल, ऐसे खतरों वाले सब काम कैमरे की चालाकी से होते हैं, जिसका एक बार पता लग जाने से सब मज़ा फीका पड़ जाता है। अगर मुझे इन बीच की बातों का पता होता तो इस प्रकार जान जोखिम में डालकर साइकिल न दौड़ाया करता। चौराहे पर पहुंचने के क्षण भर पहले मैंने देखा सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही है। मैंने एकदम ब्रेक लगाया और जॉन गिलबर्ट के अंदाज में च्युइंगम चबाते हुए ऐन वक्त पर हैंडल से पांव नीचे उतारकर सड़क पर जाम हो गया। मोटरसाइकिल वाले के लिए सारी सड़क खाली पड़ी थी, पर उसका सवार एक अहंकारी अंग्रेज था जो बड़ी ही बदतमीजी से मुझे गंदी गालियां बकता हुआ आगे निकल गया। उसके पीछे एक मेम बैठी हुई थी, इसलिए अपमान भी असहनीय हो उठा। हालांकि उस परी से मेरी आंखें मिली और मुझे उसमें सहानुभूति और एक प्रकार की उष्णता नजर आई। अगर मेरी साइकिल में भी इंजन लगा होता तो मैं उस बदतमीज का पीछा करके अवश्य ही उसे मजा चखाता, लेकिन दिल महसूस कर रह गया। पर इस तरह का दुर्व्यवहार बड़े बड़े राय बहादुरों और खान बहादुरों के साथ भी होता था। फिर प्रोफेसरों और लड़कों की तो बात ही क्या है। हर कोई उनसे बचने के अपने विशेष व्यक्तिगत ढंग सोचता था। उसमें प्रतिशोध या विरोध की कोई भावना नहीं होती थी। हर कोई स्वयं को भीतर बाहर से पूरी तरह अंग्रेजी सांचे में ढालने की कोशिश में लगा हुआ था। हर कोई यही सपना देखता था कि कभी न कभी अंग्रेज उसे अपने बराबर का दर्जा दें, अपनी बिरादरी में मिला लें। और ये कोई अनहोनी बात भी नहीं थी। पंजाब प्राचीन काल से ही आर्यों, यूनानी तुर्कों और अन्य गोरी हमलावर कौमों के लिए भारत का प्रवेश द्वार रहा है। यहाँ कौमों और नस्लों का खूब सम्मिश्रण हुआ है। इसी कारण इस भाग में आश्चर्यचकित कर देने की सीमा तक गोरे और सुंदर लोग देखने में आते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि पंजाब हमेशा से हीरो हीरोइनों के लिए फिल्म निर्माताओं की तलाश गाह रहा है। दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, शशि कपूर, शम्मी कपूर और अन्य कितने ही हीरो इस तरफ के लोग हैं। इस लिहाज से हमारा पिंडी पिशौर तो और भी ज़्यादा मुमताज़ रहा है। इस नाचीज़ लेखक की भी उसके फिल्मी जीवन में कई बार गैरी कूपर, रोनाल्ड कोलमैन, हम्फ्री बोगार्ड, एंथनी क्विन जैसे लोगों से तुलना की गई है। देवानंद के भारतीय ग्रेगरी पैक कहलाने से तो सभी परिचित हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए शेष भारत में भारतीयों ने गांधी जी का अनुसरण किया, पर पंजाबियों के लिए नकल की राह पर चलना बहुत लाभदायक रहा और इसे वो इस स्वतंत्रता के युग में भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि बाकी हिंदुस्तान भी गांधी जी की राह छोड़कर उन्हीं के रास्ते की तरफ खिंचता चला जा रहा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कभी गांधी और टैगोर से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय भावनाएं जागी थीं और न्यू थिएटर और प्रभात फिल्म कंपनी जैसी संस्थाएं बनी थीं, लेकिन आज पंजाबियों के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में भी नकल का झंडा बड़ी मजबूती से गाड़ा जा चुका है। एक तरफ से देखा जाए तो बात मजाक की है, पर भाग्य की विडंबना देखिए कि मनोरंजन करने वाली वस्तु को भी गंभीर बना दिया गया है। अगर पूरी की पूरी कौम अपने आप को धोखा दे सकती है तो मैं तो सिर्फ 17-18 साल का नौजवान था। जब भी मैं कोई अंग्रेज़ी फिल्म देखकर लौटता तो मेरा पहला काम होता विभिन्न कोणों से आईने में अपनी सूरत देखना। और अजीब बात है कि मुझे उसमें सदा
उस फिल्म के हीरो की झलक साफ नजर आती। मैं खुद इस चमत्कार पर हैरान था कि कैसे एक ही आदमी की शक्ल हॉलीवुड के सभी हीरो से मिल सकती है। मैं तब तक आईने का पीछा न छोड़ता जब तक पिताजी या माताजी की गुस्से भरी आवाज़ सिर पर बम की तरह सुनाई न देती। वो सख्ती से देर से आने का कारण पूछते और मैं फौरन कोई कच्चा पक्का झूठ बोल देता। बार बार झूठ बोलने की इस आदत ने मुंह पर साफ, सच्ची और खरी बात कहने की शक्ति भी मुझसे छीन ली। मुझ में स्वाभिमान की कमी नहीं है और न ही आज तक कोई माई का लाल मुझे अपने बड़प्पन के बल पर झुका सका है, पर फिर भी प्रतिदिन के व्यवहार में मैं हर आदमी के सामने एक दोषी की तरह पेश होता हूँ, भले ही वो मुझसे बड़ा हो या छोटा, जैसे उससे मैं अपना कोई दोष छुपा रहा हूँ। मुझे अपनी फिल्मी सफलता और ख्याति भी एक अपराध की तरह ही दिखाई देती है। लोग मेरे स्वभाव की नम्रता का जिक्र करते हैं। इस नम्रता में मेरे कसूरवार होने के एहसास का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। माँ बाप ने बचपन से ही मुझे फिल्मों को गुनाह के रूप में देखने की आदत जो डाल दी है। मेरा बचपन संसार की फिल्म कला के भी बचपन का ज़माना था। उसके प्रति असाधारण आकर्षण केवल मुझे ही नहीं, समूची पीढ़ी को ही था। मुझे याद है जब फिल्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले बम्बई रवाना होते वक्त पृथ्वीराज कपूर और जगदीश सेठी अपने मित्रों को अलविदा कहने के लिए रावलपिंडी के नज़दीक कोहमरी में आए थे। उनके मुकाबले में मैं अभी बहुत छोटा था, पर अपने आसपास जो कुछ हो रहा था बड़े ध्यान से उसे देखता था। गोरी हुकूमत ने पंजाब के मनचले हसीन नौजवानों के लिए विकास के सभी रास्ते बंद कर रखे थे। फिर भी उन्हें रोके रखना बहुत कठिन था और फिल्म एक ऐसा साधन था जिसके विशाल काल्पनिक घेरे में पंजाबी नौजवानों को वो सब कारनामे करने की छूट थी जिनकी आज्ञा जीवन नहीं देता था। हरीराम सेठी भी हमारे शहर के एक शानदार अलबेले नौजवान थे। पंजाब में सबसे पहली सरमायादार फिल्म कंपनी उन्हीं की हिम्मत से रावलपिंडी में बनी थी। नाम था पंजाब फिल्म कंपनी। पहली फिल्म थी अबला, उसकी शूटिंग भी रावलपिंडी में हुई थी। तिलक भसीन, बाबा भीष्म सिंह और मेरे कई अन्य मित्रों ने उसमें पार्ट किया था। निर्देशक हीरो को बंगाल से भर्ती करके लाया था। ये बात शहर के सभी नौजवानों को बुरी लगी थी। शूटिंग के समय हम इर्द गिर्द चक्कर काटते और उसे एहसास कराने की कोशिश करते कि सुंदरता के लिहाज से वो हमारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। मोटा कॉमेडियन राम अवतार, जो अब भी फिल्मों में काम करता है, उन्हीं दिनों पिंडी से भाग कर आया था। प्रहलाद दत्त बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मनोहर और प्रतिभाशाली कैमरामैन हो गुजरे हैं। उनके फिल्मी आविष्कारों की सराहना यूरोप और अमेरिका में भी हो चुकी है। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन मुझे याद है वो और मेरा एक अन्य मित्र तिलक भसीन पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट की सैर करते वक्त हमेशा दो रीलर कॉमेडियनों की सिचुएशनें सोचते रहते थे। एक बार किसी छिपे खजाने की तलाश में उन्होंने किसी अंग्रेज की कोठी के अहाते की निशानी उखाड़ फेंकी और पुलिस के हवाले कर दिए गए। प्रहलाद दत्त ने इसके कुछ ही वर्ष पश्चात अपने हाथ से एक मूवी कैमरा बनाया था जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उन्होंने भगत सिंह की क्रांतिकारी पार्टी के लिए बम आदि भी बनाए थे। उनके साथी हरबंस भल्ला अब भी मद्रास में फिल्मों का काम करते हैं। उनकी अपनी प्रयोगशाला है। जयकिशन नंदा, जिन्होंने इशारा जैसी कामयाब फिल्में निर्देशित की हैं, उन्हीं दिनों फिल्मी हीरो बनने के लिए जर्मनी भाग गए थे। आरसी तलवार हॉलीवुड जा पहुंचे थे। मेरी जान पहचान के और भी कितने ही लोग मुझसे पहले फिल्मों में आए हुए थे। 1930 में मेरे जीवन ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। मैं रावलपिंडी छोड़कर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में बीए का छात्र बना। उसी वर्ष फिल्मों ने भी बोलने के युग में प्रवेश किया। अचानक खबर उड़ी कि आलम आरा नामक पहली टॉकी फिल्म कैपिटल सिनेमा में दिखाई जा रही है जिसमें पृथ्वीराज कपूर और जगदीश सेठी काम कर रहे हैं। बड़े चाव से मैं देखने गया। भीड़ का कोई अंत नहीं था। इसी सिनेमा में एक सप्ताह पहले जब जीन हॉर्लो, उस जमाने की मर्लिन मुनरो, जो मर्लिन की तरह ही भरी जवानी में ही बेमौत मर गई थी, की पिक्चर हेल्स एंजल्स का टिकट खरीद रहा था, मुझे खबर मिली कि अंदर हमारी रावलपिंडी वाली फिल्म अबला का प्राइवेट शो हो रहा है और इम्तियाज़ अली ताज और अहमद शाह बुखारी जैसे विद्वान फिल्म देखने आए हुए हैं। बुखारी मेरे प्रोफेसर थे। कुछ मिनटों के पश्चात शो ख़त्म हुआ और मैंने बड़े उत्साह से आगे बढ़कर बुखारी साहब से उनकी राय पूछी। वो बड़े उदास होकर कहने लगे, टेक्निकल लिहाज से ये फिल्म अच्छी से अच्छी अमेरिकन फिल्म का मुकाबला कर सकती है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि बनाने वालों को इतना रुपया खर्च करते वक्त इस बात का ख्याल ना आया कि खामोश फिल्मों का ज़माना ख़त्म हो रहा है। उस फिल्म के कारण लाला हरीराम सेठी बर्बाद हो गए।
पर मुझे उस समय इस बात का दुख नहीं था, बल्कि मैं गर्व का अनुभव करता था कि आखिर रावलपिंडी वालों ने विलायत वालों की बराबरी कर ही दिखाई। इसके विपरीत टेक्निकल दृष्टिकोण से आलमारा एक बहुत ही घटिया फिल्म थी, पर उसके बनाने वाले मालामाल हो गए। फिल्म लाइन में इस तरह की उल्टी सीधी बातें रोज़ ही हुआ करती हैं। घटिया फिल्में सफल हो जाती हैं और बढ़िया असफल हो जाती हैं, लेकिन उस समय मुझे इन बातों का कुछ भी पता नहीं था और न ही फिल्मों के संबंधों में टेक्निक शब्द का ठीक ठीक क्या अर्थ होता है इसका कुछ ज्ञान था। मैं क्योंकि हॉस्टल में रहता था, इसलिए लाहौर में घर के अंकुश से स्वतंत्र था। अब फिल्में देखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। सप्ताह में कम से कम 3 अमरीकी फिल्में तो मैं अवश्य ही देख लेता था और मेरी चेतना पर उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। पर तब भी मेरे मन में फिल्म अभिनेता बनने का ख्याल कभी तीव्रता से नहीं उठता था। अगर अभिनेता बनना ही हो तो आदमी हॉलीवुड जाकर बने। हिंदुस्तानी फिल्मों में पढ़कर स्वयं को खराब करने से क्या लाभ। एमए तक पहुंचते पहुंचते मेरी साहित्यिक सूझबूझ काफ़ी निखर चुकी थी। गवर्नमेंट कॉलेज की नाटक मंडली में भी भाग लेने लगा था, जिसके सर्वेसर्वा खुद बुखारी साहब थे। उनके साथ ही प्रोफेसर GD सोंधी, ईश्वर चंद्र नंदा और इम्तियाज़ अली ताज भी देशव्यापी प्रसिद्धि के स्वामी थे। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि यथार्थवादी नाटक और अभिनय कला के आरंभिक मूल्यों से सैद्धांतिक तौर पर अंग्रेजी साहित्य में एमए के अध्ययन और अमली तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ड्रामेटिक सोसाइटी ने ही पहल मुझे परिचित करवाया था। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो शेष बात लगन और मेहनत की रह जाती है। ठोकरें खाता हुआ आदमी कभी न कभी उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। यहाँ मैंने अपने जिन बुजुर्गों को याद किया है, उन्होंने कला के क्षेत्र में मुझे सर्वोत्तम लक्ष्य के दर्शन कराए। मैं उन्हें सलाम भेजता हूँ। फिर एक और धमाका हुआ। न्यू थिएटर कलकत्ता से बनकर आई पूरन भगत नाम की फिल्म लाहौर में मैकलोड रोड पर एक सिनेमा में दिखाई गई। इस फिल्म ने मुझ जैसे पढ़े लिखे अंग्रेज परस्त पंजाबी नौजवानों के जीवन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में हमें अपना दृष्टिकोण एकदम बदल देना पड़ा। मैंने कोई 6 बार पूरन भगत फिल्म देखी। न केवल खुद देखी बल्कि और कितने ही लोगों को खींच खींच कर साथ ले गया। कल तक हम भारतीय संस्कृति के विरोधी और शत्रु थे और आज कट्टर देशभक्त बन गए। पूरन भगत, देवदास, चंडीदास, एक के बाद एक उच्च कोटि की फिल्में, सहगल का प्रकट होना, प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्में, दुनिया ना माने, अमृत मंथन, आदमी। पर फिर भी मुझे याद नहीं आता कि विलायती फिल्मों के लिए मेरा शौक किसी तरह कम हुआ हो। हिंदी फिल्में अब भी मेरे निश्चित मानदंडों से बहुत नीचे थीं। जिंदगी को ठीक वैसे ही रंगों में पेश करने की योग्यता अभी भी उनमें नहीं आई थी। कॉलेज का दौर ख़त्म हुआ। जिंदगी के क्षेत्र में उतरने का समय आ गया। अखाड़े में उतरते ही ऐसी चोटें पड़ी कि कुछ मत पूछिए। नाक से खून बहने लगा, मुंह माथा सूज गया, बाँह रुमाल में टांगनी पड़ी। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में चित्र खींचा है, इकबाल मेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। मैंने देखा कि एमए की डिग्री जो कागज़ हाथों में लिए घूमते हैं, कारोबारी दुनिया में उसका मोल 2 कौड़ी भी नहीं है। अपनी गोरी रंगत, जिसका प्रदर्शन ठंडी सड़क पर बड़े ठाठ से किया करते थे, हाकिमों की नज़रों में हमें और भी अधिक काला आदमी बनाती थी। पिताजी के कहने पर मैंने अपने घर का बना बनाया कपड़े का कारोबार संभाला, पर अधिक दिनों तक नहीं। कपड़ा बेचने वालों की दुनिया दूसरी ही तरह की होती है। एक एमए व्यक्ति के लिए उसमें समा सकना बड़ा कठिन काम होता है। ये 1936 का साल था शायद। घर से भागकर मैं कलकत्ता जा पहुंचा। पंडित सुदर्शन जी का दरवाज़ा जा खटखटाया। तब वो न्यू थिएटर्स की चित्रकथाएं लिखा करते थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरे फिल्मों में दाखिल होने के बारे में उनकी क्या राय है। उन्होंने मुझे थोड़ा गलत समझा। उन्होंने शायद सोचा कि मैं भी अनपढ़ भावुक युवकों की तरह घर बार छोड़कर आ गया हूँ। सच तो यह है कि मैं बड़ी गंभीरता से जीवन में अपने लिए मार्ग ढूंढ रहा था। मेरी बातें सुनते ही वो आवेश में आ गए और फिल्म लाइन के बारे में एक डरावना सा भाषण उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया, जो मानो ऐसे अवसरों के लिए उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा था। वो मेरे पिताजी को जानते थे और ये बात ठीक थी कि पिताजी किसी सूरत में मुझे फिल्मों में काम करने की आज्ञा नहीं दे सकते थे। फिर अगर सचमुच ही मैं फिल्मों में दाखिल हो गया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, जिसकी संभावना इस लाइन में सफलता से कहीं अधिक थी, तो मेरे पिताजी ने सारा दोष उन पर लगाना था और वो डर गए थे।
लावारिसी के आलम में कुछ दिन कलकत्ता शहर की गलियों में चक्कर काटकर मैं वापस रावलपिंडी पहुंच गया। 1 साल और बीत गया। जिंदगी की तलखियों से बदन पर कुछ और खराशें उभर आईं। हौसले और भी पस्त हो गए। इस बीच शादी भी हो गई। पिंडी से फिर दिल उचाट हो गया। फिर कलकत्ता भाग खड़ा हुआ। फिर पंडित सुदर्शन जी का द्वार जा खटखटाया। इस बार मिलते ही वो मुझे आशीर्वाद पर आशीर्वाद देने लगे और मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर बताया कि मैं वही नवयुवक हूँ जिसकी वो अपने सामने इतनी बार प्रशंसा कर चुके हैं, एकमात्र नवयुवक जिसने उनकी नसीहत पर अमल करके फौरन फिल्मों का इरादा छोड़ दिया था। उन्होंने मेरी पत्नी की आवभगत की और मेरे घर वालों का हालचाल पूछा। अब तुम क्या करते हो बेटा? उनकी पत्नी ने पूछा। उस हालत में मैं भला कैसे कह सकता था कि वास्तव में मैंने फिल्मों का ख्याल छोड़ा नहीं है, बल्कि इस बार तो मुंह फाड़ कर उनकी सहायता मांगने आया हूं। बिजनेस, मैंने उत्तर दिया और हम पति पत्नी उठकर चले आए। कुछ समय और बीत गया और विचित्र दिशाओं में भटकने के पश्चात, जिसका संबंध फिल्मों से अधिक साहित्य और राजनीति से था, मुझे अज्ञेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से शांति निकेतन में नौकरी मिल गई। इस प्रकार मेरा स्वाभिमान, जो अब तक लगभग सारे का सारा नष्ट प्राय हो चुका था, एक बारगी ही लौट आया, सूद और असल के साथ। वेतन तो केवल 50 रुपये था, पर गुरुदेव टैगोर के नाम के कारण, तब वो जीवित थे, शांति निकेतन में अध्यापन किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी अधिक महत्व रखता था। पूजा की छुट्टियों में जब हम रावलपिंडी पहुंचे तो लगभग सारा शहर फूलों के हार लिए स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए पहुंचा हुआ था। शांति निकेतन में गुजारे दिन बड़े अनमोल थे। मेरी पत्नी दमयंती यानी दम्मो को भी अपने विकास के ऐसे अवसर उपलब्ध हुए जो रावलपिंडी के तंग दायरे में अकल्पित थे। यहीं उसने बीए किया और अन्य सैकड़ों तरह की गतिविधियों में भाग लिया। हम दोनों बहुत संतुष्ट थे। छुट्टियों में हम एक बार जब कलकत्ता गए तो अपने फिल्मी मित्रों के भी दर्शन किए। पृथ्वीराज कपूर दम्मो के बड़े भाई के अभिन्न मित्र थे। हम पृथ्वीराज जी के घर गए। वो बड़े प्यार से मिले। अब भी जब कभी मिल बैठते हैं वो उस मुलाकात का जिक्र बड़े प्यार भरे शब्दों में करते हैं। राज कपूर तब लगभग 12 वर्ष का प्यारा सा बालक था। पृथ्वीराज और जगदीश भापा हमें न्यू थिएटर शूटिंग दिखाने भी ले गए। सहगल और लीला देसाई की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम शायद प्रेसिडेंट था। नितिन बोस निर्देशन कर रहे थे। सहगल सेट की दीवार के पीछे छिपकर सिगरेट का कश लगाकर आते थे। हालांकि सेट पर सिगरेट पीने की मनाही थी, पर सहगल को रोकने की जुर्रत कौन कर सकता था। सहगल को भी नहीं मालूम था कि धुआं बाहर वालों को दिखाई दे जाता है। वो अपनी जगह चालाक बने हुए थे, नितिन बोस अपनी जगह। कौन सोच सकता था कि एक दिन दम्मो पृथ्वीराज जी के साथ दीवार में मुख्य भूमिका निभाएगी और मैं उन्हीं लीला देसाई द्वारा निर्मित काबुलीवाला में पठान बनूंगा, या अमीय चक्रवर्ती के निधन के पश्चात यही नितिन बोस कठपुतली फिल्म पूरी करेंगे। एक और मजेदार घटना भी वर्णनीय है। दम्मो ने अगले दिन कहा, असल में मिलने लायक आदमी तो बरुआ हैं, उनसे मिले बगैर चले जाने में क्या मजा है। सो अगले दिन हम पीसी बरुआ के घर जा पहुंचे। उनके सेक्रेटरी ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे इस योग्य भी नहीं समझा कि उसकी तरफ कोई ध्यान देते और सीधे बैठक में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। बैठक पुस्तकों से भरी हुई थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पूरा सेट वहाँ रखा हुआ था। हम खूब प्रभावित हुए। ऊपर जाकर सेक्रेटरी ने अवश्य ही कहा होगा कि हम शांति निकेतन से आए हैं। शायद इसी कारण बरुआ ने हमें कुछ मिनटों के लिए बुला लिया। हालांकि उस दिन उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। पत्नी? कौन? जमुना? हम जानने के लिए बेताब हो रहे थे, पर यह पूछ सकने की हिम्मत किस में थी। बरुआ आए। बड़े थके थके दिखाई दे रहे थे, जैसे सारी रात सोए ना हो। प्रश्न सूचक दृष्टि से हमारी तरफ देखने लगे। और तो कुछ सूझा नहीं। हमने उनकी फिल्मों पर आलोचना करनी शुरू कर दी, जैसे अपने फिल्म योग्यता की हम धाक जमा रहे हों। आपने मुक्ति का वो दृश्य ऐसे क्यों ना लिया? मंजिल में उस पार्ट के लिए अगर उसके स्थान पर उस कलाकार को ले लेते। बरुआ चुपचाप सुनते रहे। इस तरह के लोगों से उनका पहली दफ़ा वास्ता नहीं पड़ा था। आखिर जब हमने बोलना बंद किया तो वो काफ़ी देर तक देवदास के पात्र की तरह चुपचाप बैठे रहे। फिर बोले, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं? ऐसे बेबाक सवाल के लिए हम तैयार नहीं थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
मुझसे पहले ही शरारत से हंसते हुए दम्मो ने कह दिया, अच्छी बात है, कल सुबह 10 बजे आप स्टूडियो आ जाइए। ये कहकर बरुआ ने हमें विदा कर दिया। सारा दिन हम हवा में उड़ते रहे। फिल्मों के प्रथम श्रेणी के निर्देशक ने हमें खुद अपने मुंह से कलाकार बनने का निमंत्रण दिया था। तब हमें मालूम नहीं था कि निर्देशक पीछा छुड़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। संभव है अगर हम अगले दिन सचमुच स्टूडियो जा पहुंचते तो बरुआ हमें मिलने से भी इनकार कर देते। पर एक बात से मुझे विश्वास होता है कि बरुआ ने हमें टाला नहीं था, क्योंकि बाद में जब भी शांति निकेतन में दम्मो और मुझ में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो वो मुझे डराने के लिए बरुआ का अपने हाथों से लिखा एक पत्र दिखा देती। इसमें बरुआ ने उसे फिर विश्वास दिलाया था कि वो उसे अपनी अगली फिल्म में एक प्रमुख भूमिका देने के लिए तैयार हैं। फिर एक दिन शांति निकेतन से हम सेवाग्राम जा पहुंचे। वहाँ फिल्मों के ख्याल से बिल्कुल दूर ही हो गए। मेरी कहानियाँ अब हिंदी पत्रिकाओं में आम छपने लगी थीं और उम्र के हिसाब से आवश्यकता से कुछ अधिक ही प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। संसार में भी बड़े ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहे थे। दूसरे महायुद्ध की भूमिका बंध चुकी थी। हिटलर और मुसोलिनी की फौजें यूरोप में तबाही मचा रही थीं। सुभाष बोस को प्रधान चुने जाने के बाद गांधी जी ने त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया था, जिसमें सारे देश की बेचैनी फैली हुई थी। सेवाग्राम में हम प्रतिदिन जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और देश के अन्य कितने ही बड़े बड़े नेताओं के दर्शन करते। दम्मो ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और जवाहरलाल नेहरू को एक बार अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई थी। जिस शिक्षा संघ में मैं काम करता था, डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके प्रधान थे। ऐसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण वातावरण में रहते हुए, जहाँ कस्तूरबा, मीराबेन और आशाबेन जैसे महान लोगों के साथ हमारा रोज़ का संपर्क था, भला फिल्म जैसी बेमतलब चीज़ की तरफ मेरा ध्यान कैसे जा सकता था। देखते देखते दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। अचानक मेरे जीवन इतिहास ने भी फिर एक करवट ली और दम्मो और मैं BBC लंदन में अनाउंसर का काम संभालने के लिए सेवाग्राम को अलविदा कहकर यूरोप की तरफ उड़ान भर गए।